डाइटलोव पास में एक घटना घटी जिसमें 9 रशियन यंगस्टर्स शामिल थे, जिनकी मौत बड़े रहस्यमय तरीके से 1 से 2 फरवरी 1959 के आसपास हुई थी। ये 9 लोग एक्सपीरियंस ट्रेकर्स थे और इससे पहले बहुत सी खतरनाक पहाड़ियों पर ट्रैकिंग कर चुके थे। ये सारे लोग यूराल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से थे और इन्होंने ट्रैकिंग के दौरान खोलात साइखेल में एक कैंपसाइट बनाया था, जिस जगह को आज इन 9 लोगों के ग्रुप लीडर आइगोर डाइटलोव के नाम से सम्मानित किया जाता है। और इस रात कुछ ऐसी भयानक घटना घटी कि ये सारे के सारे मारे गए और इसलिए इस जगह का नाम डाइटलोव पास के नाम से रख दिया गया। उन्नीस में सोवियत यूनियन के नॉर्दर्न यूरल में एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का प्रोग्राम बनाया गया और उसमें अलग अलग ट्रैकिंग ग्रुप्स बनाए गए। उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप था जिसके लीडर आइगोर डाइटलोव थे, जो कि 23 साल के रेडियो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। इस ग्रुप में 9 ट्रैकर्स थे और सब के सब यूरल पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट थे। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिन्हें ग्रेड 2 की हाइकिंग एंड स्की टूर का अच्छा तजुर्बा था और इस खास एक्सपीडिशन को पूरा करके इन लोगों को ग्रेड 3 का सर्टिफिकेट मिलना था। उस वक्त इस तरह के एक्सपीडिशन से हासिल किया हुआ सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता था। ग्रेड 3 के ट्रैकिंग के लिए 300 किलोमीटर्स की चढ़ाई की रिक्वायरमेंट थी। डाइटलोव ग्रुप ने अपने लिए रूट चुन लिया था, जो कि वेडोल्वस्क की नॉर्दर्न एरिया से होता हुआ लोजवा नदी के आसपास का था और इसके लिए सारी ज़रूरी परमिशंस भी ले ली गई थी। 23 जनवरी 1959 में डाइटलोव ग्रुप को वेडोल्वस्क सिटी के तरफ से वहां की रूट बुक भी दे दी गई थी, जिसमें उनके ट्रैकिंग ट्रेल से जुड़ी सारी जानकारी थी और साथ में एक एक्स्ट्रा ट्रैकर भी दिया गया था जिसका नाम सेल्मोन ज़ोलोटायरोव था। सेल्मोन पहले दूसरे ग्रुप के साथ था, लेकिन ट्रैकिंग कमेटी ने उन्हें डाइटलोव ग्रुप के साथ जोड़ दिया था। डाइटलोव ग्रुप रूट बुक मिलने वाले दिन ही आगे निकल गए थे। ये ग्रुप 25 जनवरी को ट्रेन से इवदेल पहुंचा और वहां से एक ट्रक की मदद से विजाई तक का सफ़र पूरा किया, क्योंकि विजाई के बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई रास्ता नहीं था और वहीं से उन्हें अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी थी। विजाई से इन लोगों ने अपने लिए ज़रूरी सामान खरीदा और खाने पीने की चीज़ें ली और 27 जनवरी से इनकी ट्रैकिंग शुरू हो गई, जो कि गोरा ऑर्टेन तक का सफ़र था। लेकिन 28 जनवरी को इनका एक साथी यूरी युद्दीन अपने सेहत की खराबी की वजह से वहीं से वापस लौट गया और अब डाइटलोव ग्रुप में सिर्फ 9 लोग ही थे और इन्होंने अपनी ट्रैकिंग जारी रखी। इसके आगे की खबर इन 9 लोगों के मौत के बाद की है। इनके लास्ट कैंप साइट से डायरीज और कैमरा मिले, जिससे ये पता चला कि ये लोग किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे थे। इन डायरीज एंड कैमरा के मुताबिक ये ग्रुप 31 जनवरी को हाईलैंड एरिया पहुंच चुका था और हाइकिंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पीछे किसी छोटे से गांव से उन्होंने अपने राशन का सामान और बाकी ज़रूरी चीज़ें भी ले ली थी। इसके दूसरे दिन ये ग्रुप डाइटलोव पास की तरफ से गुजर रहा था। ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने प्लान किया होगा कि पास से गुजर के इसके दूसरी साइड कैंप बनाया जा सके, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था और विजिबिलिटी बहुत लो थी और इसी वजह से ग्रुप अपना रास्ता भटक गई और वेस्ट की तरफ जाने लगे, जो कि खोलात साइखेल के पहाड़ों की तरफ था। लेकिन थोड़े ही देर में उन्हें समझ आ गया होगा कि वो लोग भटक गए हैं और ज़्यादा दूर जाने का मतलब कि वापस उतना ही चल के आना, तो सब ने वहीं पर कैंप बनाने का सोच लिया होगा। उन लोगों ने सोचा होगा कि 1.5 किलोमीटर डाउनहिल पर फॉरेस्ट है और वहाँ पर उन्हें शेल्टर भी मिल जाएगा, लेकिन शायद डाइटलोव अपने एल्टीट्यूड को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि इस जगह पर कैंप बना लिया जाए। यूरी युद्दीन के वापस लौटने के वक्त डाइटलोव ने प्रॉमिस किया था
कि वो वापस विजाई आकर स्पोर्ट्स क्लब को टेलीग्राम कर देंगे कि वो लोग सेफली ट्रैकिंग करके लो लैंड एरिया में पहुंच चुके हैं। और डाइटलोव ने 12 फरवरी का दिन तय किया था जब वो लोग ट्रैकिंग करके विजाई आते। 12 फरवरी तक कोई खबर ना आने पर भी कुछ खास टेंशन नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसे हार्श मौसम में 1-2 दिन का फ़र्क हो ही जाता था। लेकिन 20 फरवरी तक किसी का कोई पता ना चलने पर ग्रुप के फैमिली मेंबर्स ने सर्च पार्टी की मांग की और पहले फेज़ में लोकल पुलिस और कुछ वॉलंटियर्स ने सर्च पार्टी में हिस्सा लिया। और कुछ ना मिलने पर बाद में मिलिट्री, आर्मी और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। 26 फरवरी को सर्च पार्टी को वो कैंप साइट दिखी जहां डाइटलोव ग्रुप उस रात रुके थे। अब यहाँ से उन्हें हैरान करने वाली चीज़ें मिलने लगी। मिखाइल शरावेन, जो कि इस सर्च पार्टी का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि टेंट ऊपर की तरफ से कट किया था और पूरे टेंट में बर्फ़ जमी हुई थी और कैंप के अंदर ग्रुप की ज़रूरी चीज़ें भी थीं। उन्हें वहाँ 9 तरह की फुटप्रिंट्स मिली जो शायद नंगे पैर या शायद सॉक्स पहने हुए पैर की थी, जो कि कैंप से 1.5 किलोमीटर दूर डाउनहिल पर फॉरेस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कुछ ही दूर पर फुटप्रिंट्स गायब हो गईं क्योंकि वहाँ पर हेवी स्नोफॉल हुआ था, जिससे फुटप्रिंट्स का दिखना नामुमकिन था। लेकिन 500 मीटर के लगभग फॉरेस्ट से थोड़ा पहले सर्च पार्टी को आग जलाने के सबूत मिले और ठीक उसी के पास 2 लाशें बरामद की गईं, जो कि क्रिवोनिशेंको एंड दोरोशेंको की थी। और हैरानी की बात यह थी कि दोनों लाशें बिना शूज़ की थीं और कपड़े के नाम पर बस हाफ पैंट था। जिस पेड़ के नीचे ये 2 लाशें मिली, उस पेड़ के ब्रांचेस जो कि 5 मीटर ऊपर थे, टूटे हुए मिले। शायद इनमें से किसी एक ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो ताकि वहां से कैंप को देखा जा सके। उस पेड़ और कैंप के बीच 3 और लाशें मिली जो कि डाइटलोव, कोलोमोग्रोवा और सोलोबोदीन की थी। उनका फेस कैंप की तरफ था, शायद वो वापस टेंट की तरफ जा रहे थे। बाकी के 4 लोगों को ढूंढने में 2 महीने से ज़्यादा लग गए और फाइनली 4 मई को बर्फ़ के 13 फीट अंदर और पहली लाश से 75 मीटर की दूरी पर चारों की लाशें मिली, जिसमें 3 लोगों ने सारे कपड़े और बूट्स पहने थे। और ये भी पता चल रहा था कि जो पहले मर गया था उसके कपड़े को बाकियों ने इस्तेमाल किया था, क्योंकि ड्यूबनीना ने क्रिवोनिशेंको की जले फटे हुए पैंट्स पहने थे और उसके जैकेट से अपने लेफ्ट पैर को बांध रखा था। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शुरुआती जांच में ये कहा गया कि इन सारे लोगों में से किसी को ऐसी इंजरी नहीं हुई थी जिससे कि जान जाने का खतरा हो। सबकी मौत हाइपोथर्मिया से हुई है, जिसका मतलब ये है कि तेज ठंड ने इन सबकी जान ले ली। लेकिन बाद के जांच से और भी चीज़ें सामने आई। जंगल के अंदर मिले 4 में से 3 हाइकर्स के शरीर पर जानलेवा चोटें थीं। निकोलाई का सर पूरी तरह डैमेज हो चुका था। ड्यूबनीना एंड ज़ोरोटायरोव को चेस्ट बोन में फ्रैक्चर था और मेडिकल टीम का कहना था कि जिस तरह से स्कल और चेस्ट कुचला हुआ है, उससे ये कहा जा सकता है कि ऐसा करने में बहुत ताकत की ज़रूरत हुई होगी, जो कि 3 कार क्रैश के बराबर है। इन सब के साथ ड्यूबनीना की ज़बान गायब थी, आंखें और लिप्स का एक हिस्सा और सर से स्कल का छोटा सा हिस्सा गायब था। ज़ोलोटायरोव की भी आंखें गायब थीं। अलेक्जेंडर के आईब्रोज नहीं थे। शुरुआत में यह कहा गया कि उस एरिया के मानसी ट्राइब्स ने इन हाइकर्स पर हमला किया होगा और कुछ मानसी ट्राइब्स से पूछताछ भी की गई, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि मौत की वजह वो लोग हैं, क्योंकि फुटप्रिंट्स सिर्फ इन्हीं 9 लोगों के थे। उस वक्त का टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री तक का था और सारे हाइकर्स ज़रूरत से कम कपड़ों में थे। किसी के पास शूज़ नहीं था और कोई बस सॉक्स में था। तो ये कहा जाने लगा कि 9 में से 6 हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए और बाकी के 3 को जानलेवा चोटें आई थी। आसपास के सारे इलाके को छानने के बाद भी कोई दूसरा फुटप्रिंट या कोई निशान नहीं मिला जिससे किसी और के होने का सबूत मिल सके। कैंप साइट का टेंट अंदर की तरफ से कट किया गया था और जांच से ये भी पता चला कि इन सब की मौतें टेंट छोड़ने के 5-6 घंटे में ही हो गई थीं। कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडिएशन के सबूत भी मिले। ऑफिशियल कंक्लूजन में कहा गया कि यह मौत की वजह नेचुरल फोर्सेस हो सकती हैं। हाइकर्स की फ्यूनरल पर 12 साल के यूरी कुंचेविक, जो कि अब डाइटलोव फाउंडेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि हाइकर्स की बॉडी पूरी काली पड़ चुकी थी। एक दूसरे हाइकिंग ग्रुप ने बताया कि फरवरी से मार्च 1959 के बीच
उन्होंने आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखा था। इसके बाद और भी आई विटनेस सामने आए और आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखने का दावा किया। इस घटना की बहुत सारी थ्योरीज सामने आई। कहा गया कि एवलांच की वजह से ऐसा हुआ होगा। जब इनके कैंप साइट के पास एवलांच हुआ होगा और ये सारे पैनिक में भागे होंगे और बाहर तेज़ ठंड ने इनकी जान ले ली होगी। लेकिन इस थ्योरी में कॉन्ट्राडिक्शंस थे। सबसे पहली चीज़ तो टेंट का नज़र आना नामुमकिन था। ये थ्योरी यहीं ख़त्म हो जाती है। एंड्रेस शेपेलेव, जो कि एविएशन के जानकार थे, उनका कहना था कि ग्रुप की मौत की वजह फोटो फ्लैश बॉम्ब होगी जो कि यूएस के स्पाई प्लेन ने गिराया होगा। एक क्लासिफाइड यूएस डॉक्यूमेंट से ये कंफर्म भी हुआ कि 1959 में इस जैसा एक सीक्रेट मिशन किया गया था जो कि निज़ान या साल्दा में किया गया था। शेपेलेव का कहना था कि फ़ोटो फ्लैश बॉम्ब के गिरने की वजह से कुछ ग्रुप मेंबर्स को डायरेक्ट चोटें आई होंगी और बाकी लोग पैनिक में टेंट कट करके भाग निकले होंगे, और जिसका नतीजा सारी दुनिया जानती है। कहने को तो हज़ारों कंक्लूजन्स हैं, लेकिन उन सब का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे हादसों में जाने वाली जानें अपने पीछे एक रहस्य और एक सवाल छोड़ जाती हैं कि आखिर इस तरह के हादसे होते ही क्यों हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अनोखी रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।